yes. So we are going to do is types of molecular speed, और इसमें सबसे पहले जो speed थी that is root mean square speed. So how this name came, let's say square speed, or you can say URMS, right, or VRMS, whatever. Speed के लिए generally U लिखते हैं इसलिए, but you can see VRMS also. ठीक है, right. So what happens is, what I said is कि देखो भाई ऐसा है कि हर पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, लेट्स से इफ दिस इज द गैस कंटेनर जिसमें एक गैस भरी हुई है, राइट. So all these particles are moving in different direction, right? All these particles are moving in different direction, and that's why their velocity vector is going to be different. And the confusion was कि magnitude will be different or not, right? तो उसके लिए रीजन ये है कि जब वॉल से अगर मान लो स्टैटिक है वॉल से कोलिजन होगा तो इलास्टिसिटी के कोलिजन के कारण क्या होगा, द मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू रिमेन सेम. बट जब भी दो एटम के बीच में अगर मान लो कोलिजन हो रहा है, राइट, दे आर गोइंग टू लेट्स से कोलाइड, तो इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई, राइट, है ना, दोनों के मास m है, राइट, मोमेंटम कंजर्व होगा. तो मान लो अगर ये आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, ये v1 और v2 से आएगा, तो आफ्टर द कोलिजन they are going to be elastic collision, they are going to be with v2 and v1. This is what happens. Okay, so the velocity is going to interchange, then the magnitude is going to change. Only in case of if it is going to collide with the container, ठीक है, then what will happen, container का तो कुछ है नहीं है ना momentum, तो here momentum conserve is, you have already seen कि mux हमने लिखा था, फिर minus mux लिखा था, right. So that's why, है ना, इस वाले सेंस में तो कुछ कोई चेंज नहीं आएगा, जो कि कंफ्यूजन काफी लोगों का था कि सर कंटेनर से, लेकिन जब आपस में कोलाइड कर रहे हैं, राइट, सो देन व्हाट विल हैपन, द वेलोसिटीज आर गोइंग टू इंटरचेंज, एंड दैट्स हाउ द काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो रिमेन सेम, half mv1 square, half mv2 square, and that is going to be after collision, before collision it is going to be same. तो मेरी बात समझ में आ गई. So during all the collisions, right, है ना, in between वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, सो दैट्स व्हाई स्पीड इज चेंजिंग, राइट. एंड अगर मैं बोलूं, अच्छा एक दो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्या ये बताओ हर जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, या हर पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम है? हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो है हाफ एम v1 स्क्वायर, है ना, किसी दूसरे की है हाफ एम v2 स्क्वायर, है ना, सो दैट इज नॉट चेंज सेम. बट अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, देन दिस इज हाफ एम VRMS स्क्वायर, एंड दैट इज गोइंग टू बी सेम. समझ में आई बात, राइट. तो ये बात ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी कहाँ लिखा है और कहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिखा है, सो दैट बी केयरफुल, राइट. तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी जो हमने लास्ट टाइम पे बोला था. तो जो पार्टिकल है इनके मैग्नीट्यूड वेक्टर चेंज हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. फिर, right, we want to represent all those velocity with a some simple, let's say, velocity, and that is root mean square velocity. ठीक है, उसका हम derivation कर चुके हैं, so I'm just writing over here, right, URMS is nothing but, है ना, that is u1 square plus u2 square plus u3 square, like un square divided by n का root. ठीक है, and that URMS is nothing but, है ना, average kinetic energy of a molecule है, average kinetic energy of a molecule, or let's say gas particle, that is going to be half m URMS square, which is nothing but 3/2 kT, है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, राइट. तो you can understand URMS square is nothing but, अगर इससे कट कर देंगे, then this is going to be 3 kT by m. अब इन दोनों में Na से मल्टीप्लाई कर दो. So if you are going to multiply Na, तो k into Na क्या हो जाएगा, R, तो ऐसे भी समझ सकते हैं, and m into Na क्या हो जाएगा, कैपिटल M. So whatever you can write for
per molecule, or you can directly write for per mole. So URMS is nothing but under root 3 RT by m. तो ये बात मैंने आपको बताई थी डिफ्यूजन में, है ना। डिफ्यूजन में मैंने बोला था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन स्पीड, एंड स्पीड is proportional to root T by m, है ना। So that's how we are going to calculate diffusion अगर टेम्परेचर अलग अलग होगा। अब इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, राइट। ये कल जो मैंने कराया था, मैंने डायरेक्ट 3RT by m से कराया था, यहाँ पे मैंने पर मॉलिक्यूल के हिसाब से भी बता दिया, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन कोरिलेट बोथ ऑफ दीज थिंग्स। कोई प्रॉब्लम? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, है ना। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, उसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दिस इज वी हैव ऑलरेडी डन। हाँ बोलो सुशील। सर आई हैव अ जनरल डाउट सर, एक मतलब कि दो मॉलिक्यूल एक गैस मतलब एक कंटेनर में है, वो दोनों एक एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, तो मैं बस पूछ रहा था कि दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा कि सेम रहेगा? मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा, अगर केवल एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा। ओके सर, वही पूछा था, मतलब दो गैस पार्टिकल एक मॉलिक्यूल्स मतलब दो गैस मॉलिक्यूल है, एक मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ना स्पीड का? हाँ हाँ ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पार्टिकल का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, है ना। कई पार्टिकल ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम स्पीड से मूव कर रहे होंगे, राइट। आई एम सेइंग कि इनकी इनकी एक वैल्यू नहीं होगी, है ना। देयर आर गोइंग टू बी n वैल्यूज, लेट्स से स्पीड, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल हैं तो बहुत सारी स्पीड हो सकती है, एंड वी वांट टू सिंपलीफाई ऑल दीज लेट्स से वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना। सबकी वेलोसिटी को एक दे दिया गया। अच्छा, कल एक और बात बोली गई थी रेंडमनेस को लेके, तो वह मैं बता देता हूँ। देखो रेंडमनेस, जैसे मान लो, अगर मान लो अपने अपने देश की पॉपुलेशन है ना, और हम लोगों को कोई सर्वे करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक रैंडम सैंपल ले लेते हैं और हम कहते हैं कि जो ये रैंडम सैंपल की फाइंडिंग होगी वही हमारी मतलब कंक्लूसिव रिजल्ट्स रहेंगे, वही एक तरह से हमारे पूरे देश में आएगी, है ना। ऐसे ही सर्वे हम करते हैं। सो रैंडमनेस के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है, दैट इज यूनिफॉर्म, राइट। आप बहुत बड़ा रूम है, आप पूरे रूम को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते हो, ज्यादा अमाउंट है ना। यू हैव टू लेट्स से इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट टू स्टडी एवरीथिंग। तो आप क्या कहते हो कि हम इस पूरे रूम से एक छोटा सा सैंपल ले लेंगे, है ना। दैट्स हाउ द क्वालिटी एनालिसिस आल्सो डन, है ना। जैसे मान लो कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है ना, कहीं पे कोई चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, लेट्स से लोहे का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम हर पूरे लोहे को तो चेक कर नहीं सकते क्वालिटी के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसका छोटा सा सैंपल काट के उसको चेक करने लगते हैं रेंडमली, and whatever the finding happens here, that we are going to say कि ये पूरे ओवरऑल में ही होगी, and this is the beauty of randomness। तो जितना ज्यादा जैसे ये randomly मोशन कर रहे हैं, तो आप कहीं से भी मतलब कुछ पार्ट लेंगे आप, और वहां पे you will study, right, and you whatever the study you will find here, you will say कि ये सब जगह सेम ही होगा। करेक्ट, मतलब इंटीग्रेट कर देते हैं, वैसा ही आप समझ सकते हो, राइट। यू सेड कि यार यहाँ इतना है तो पूरे में कितना होगा, राइट। इंटीग्रेट का मतलब एक तरह से सम हो गया, हमने सबको है ना जोड़ दिया, कि मतलब जैसा यहाँ फाइंडिंग आ रहा है वैसे ही सब जगह आएगा, राइट। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एडिटिव नहीं होती है, वहां पे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, आपको जो टेम्परेचर यहाँ पे मिलेगा वही पूरी जगह पे मिलेगा, ठीक है। विच पार्ट आई हैव टू टेल? देखते हैं आज कितने लोग हैं जो बिना प्रोफाइल पिक के हैं। भगाना चालू करता है, एक मिनट, कोई तो होगा। अरे वाह, हाँ सबकी प्रोफाइल पिक लगी हुई है, चलो गुड, फाइनली।
आशीर्वाद सिंह की नहीं लगी है। हाँ देखो मैंने बोला था कोई ना कोई तो होगा। और ये समृद्धि ये पहाड़ों की पिक लगा दी है, अपनी पिक लगा के आओ। आई विल नॉट अलाउ। जस्ट चेकिंग। देवांश, देवांश बेटा ये आप अपनी पिक लगा के आओ। ओके ओके लेट्स सी। And one more, Rohan is also there. Rohan. चलो अच्छा ठीक है, let it be, देखते हैं। So okay, this is this part you clear है। अब चलते हैं एक और आगे। नेक्स्ट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बाद है एवरेज स्पीड। सो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर स्पीड एक्चुअली, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी में वेक्टर आता है एंड देन इट इज गोइंग टू कैंसिल आउट। वी आर ओनली कंसर्न अबाउट मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द टर्म इज स्पीड, राइट। सो एवरेज स्पीड क्या होता है? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय यू एवरेज इन शॉर्ट, and u average is nothing but u1 plus u2 plus u3 plus u4 like that, un by n. So this average is different than root mean square velocity. ठीक है। Now this u average, यहाँ पे important बात याद रखनी है कि नोट है ना, average kinetic energy of a molecule is not equals to half m u average square. This is what you have to remember. कई बच्चे एवरेज देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। That is not the true. What is true? That is equals to half m u RMS square. Okay, so be careful in this part. Another type of molecular speed. What is the value? इसकी value आती है, that is u average, that is 8 RT by pi m, root of 8 RT by pi m. So this is the value. इसका प्रूफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है और जरूरी भी नहीं है। So that's why अगर कोई चाहेगा तो मैं बता दूंगा, right? But that is not required. तो u average is root 8 RT by pi m, ठीक है। Now third is most probable speed, and that is represented by u most probable, ठीक है, MP in short. This most probable speed is the speed which is represented by maximum number of particles or molecules, right? So let's say अगर मैं in general बोलूं, right, कि अगर मान लो एक एग्जाम हो, मान लो मैथ्स का एक एग्जाम हो रहा है और उसमें हर बच्चे के मार्क्स हम यहाँ पे टैली लिख रहे हैं,
है ना। मान लो यहाँ पे क्लास में 100 बच्चे हैं तो सबके मार्क्स हमने लिख लिए। तो जैसे मान लो एक मार्क्स आए 64 marks are let's say represented by maximum number of student, तो हम क्या बोलेंगे, ये मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। ठीक है, सबके मार्क्स ऐसे ऐसे ही है, सबकी स्पीड है, सबकी स्पीड अलग अलग है, राइट। एक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसी स्पीड जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल के द्वारा रिप्रेजेंट होगी, उसको क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, स्पीड रिप्रेजेंटेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल। एक मिनट, कोई डाउट है? यस बोलो भाई। इसका मतलब मीन है, हो गया है कोई तो ऐसा मीन नहीं, दैट इज एक्चुअली आई थिंक दैट इज कॉल्ड मीडियन, नॉट मीन, स्टैटिक्स में, है ना। I think median, right? It is not, or it is mode. Mean is average or something. Median is the between term. Mode. It is mode. Yes. Yes. It is mode. Mode. Correct. Median is the middle term, let's say, right? And mean is average or something that is going to be. So it is a mode. Yes. लिख लो जल्दी से फास्ट। बोलो जास्करन क्या है? पर यहाँ पे भी m मास ऑफ 1 मोल गैस ही है ना? नहीं, स्मॉल m जहाँ लिखा है वो पार्टिकल के लिए है, मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ना सर वो फॉर्मूला में। हाँ, कैपिटल M। हाँ यस, हाँ ओके सर। यहाँ आ रहा है तो यहाँ कैपिटल M आना है ना, के आता तो यहाँ स्मॉल m आता। यस सर, समझा। ओके, थैंक यू सर। ओके, और ऊपर करना है, लेट्स से तो इनको कल मैंने ये प्रूफ किया है, राइट, व्हाई वी आर टेकिंग काइनेटिक एनर्जी, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ m URMS स्क्वायर, राइट, ये कल बताया था ना यहाँ से। सो दिस इज जस्ट वन थिंग कि ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ एवरेज लिखा है, यहाँ एवरेज लिखा है, एंड देन यू आर सेइंग कि सर ये इसके बराबर होगा, सो नो। चलो देखते हैं। सो स्पीड रिप्रेजेंटेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल एंड दैट इज बेस्ड ऑन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अभी हम लिख ले रहे हैं एंड इसकी वैल्यू आती है 2RT/m। ठीक है, this is the value √2RT/m। if you are going to compare, right, इनके को अगर आप कंपेयर करोगे then what will happen, comparison of molecular speed, so you can see in all these formula RT/m कॉमन है। क्या चीज को अलग अलग है, that is magnitude over here 2, यहाँ पे लिखा है 8/pi and here it is written as t, right? If you are going to compare 8/pi, 8/3.14, that is definitely more than 2 but less than 3, है ना। That's why you can say कि यार इनमें आपस में comparison करना है, then we can say that URMS square, URMS is greater than U average
that is greater than u most probable, and that is root 3 RT by m, and that is greater than 8 RT by pi m, and that is greater than 2 RT by m. ठीक है. So if we are going to compare, अगर इनमें आपस में हमें comparison करना होगा, then what we are going to do, we can do the comparison with respect to most probable speed. So this is going to be URMS divided by most probable. So this is a way you can calculate. अगर एक speed दे रखी है तो दूसरी speed क्या हो जाएगी, है ना? What is going to be, let's say. So what is the ratio? Let's say we are going to divide everything by root 2 RT by m. So this is going to be root 3 by 2. This is going to be 4 by pi, and this is going to be 1. मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ रेशियो में. So URMS is to U average to U most probable, that is equals to, अगर देखेंगे root 3 by 2 is to root 4 by pi is to, and then it is going to be 1. So this value, this is 1.5. 1.5 का रूट हमने देखा था 1.23 के आसपास आता था, है ना. 150 का रूट देखा था 12.3, है ना, अंडर रूट 150 by b. कहाँ देखा था? एटॉमिक स्ट्रक्चर में, राइट. सो यहाँ 1.5 का कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 1.23 या 1.22 समथिंग, राइट. सो 1.2248 आता है ये, बट 1.22 you can remember, right. So this is 1.12 and this is 1. अच्छी बात क्या है, हमें रूट नहीं निकालना है डायरेक्टली. जैसे मैंने बोला कि मान लो किसी की मॉलिक्यूलर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है दैट इज 200 मीटर पर सेकंड, तो आप यूआरएमएस तुरंत निकाल सकते हो 200 इनटू दिस, है ना. अगर आपको एवरेज पूछा जाएगा तो 200 इनटू दिस. तो अगर कहीं पे ये पूछा गया है देन यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट. ओके, सो लेट्स से ये बात समझ में आ गई. मोस्ट यूजफुल वन मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अगर दे रखी होगी तो हम यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. अगर ये ऐसा दे रखा होता तो कैलकुलेट करने में थोड़ा रूट निकालने में थोड़ा दिक्कत आती. दैट्स व्हाई यू कैन रिमेंबर दिस रेशियो एंड यू कैन आल्सो रिमेंबर अगर मैं URMS टू U average to U most probable लिखूं and then I'm going to write with respect to, let's say, RMS, then it is going to be 1 to, this is going to be 8 by 3 pi, and then it is going to be 2 by 3. So this value is going to be 1 is to 0.92 something, and that is 0.91. Let me check exactly, calculate कर लेते हैं. This is, let's say, approximately 0.91 something, and this is 0.82. ठीक है, तो ये एक बार कैलकुलेट कर लो. ये वैल्यू भी ऐसा ही है. अगर मान लो ये दे रखी है ना, इसको डिवाइड करेंगे. जैसे मान लो ये दे रखा था 250, तो 1.22 से डिवाइड करोगे थोड़ा दिक्कत आएगी, राइट. सो 1 डिवाइड बाय 1.22 देखो कितना आएगा. So that is 0.8196. So this is 0.82, and 1 divided by 1.12 कितना होगा? So this is around 0.89 आ रहा है. 0.9 something आता है. Let's 0.90 लिख लेते हैं, ठीक है. So that is going to be. तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर मुझे ये स्पीड पता है तो मैं डायरेक्टली इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ. ये कट करने में मुझे दिक्कत आएगी. So these are the ratio, you just remember, right? Now URMS is going to be more than U average, and U average is going to be more than most probable speed. Comparison of molecular speed is heading, ठीक है. अब आती है बात, that is next
Maxwell distribution curve. तो देयर वाज अ साइंटिस्ट मैक्सवेल जिन्होंने बोला कि ये जो स्पीड है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, हाउ दिस दीज जो भी ये स्पीड आप देख रहे हो इनके पीछे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और उसके बाद है ना मैक्सवेल का एक इक्वेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी. सो that is nothing but distribution of molecular speed. So this actually Maxwell has studied, you know, the gases, let's say gas, and with the probability model, he has given a one mathematical equation to represent on how the speed is changing or which one is having which speed, like that. ये ऐसा ही है जैसे मान लो वंशिका is saying 0.92 and 0.81. एक बार फिर से देख लेते हैं कैलकुलेशन. 1 divided by 1.22, so this is 0.82 approximately, and 1 divided by 1.12, that is 0.9. यही है मतलब, that is अगर बुक में कहीं दे रखा होगा राइट तो देख लेना, राइट हो सकता है, ठीक है, बट यू कैन अंडरस्टैंड ये वैल्यू, राइट चेक कर लो एक बार, क्रॉस चेक. सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख दी है मैंने यहाँ पे, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, जस्ट चेक इट. एक मिनट, मैंने क्या किया था, 1.22 से डिवाइड किया था, सॉरी 1.12 को डिवाइड करना है, 1.12 को डिवाइड करना है, सॉरी 1.12 को डिवाइड करना है 1.22 से, हाँ 0.92 आएगा, करेक्ट. मिस्टेक आएगा, ठीक है. तो फिर से देख लेते हैं, ये इसको इसमें डिवाइड कर दो, सो दिस इज 1 डिवाइड बाय 1.22 एंड दिस इज गोइंग टू डिवाइड बाय 1.12 डिवाइड बाय 1.22, so 0.92, this is approximately 0.82. anyway, ठीक है. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है ना वो एक नॉर्मल है कि मतलब जैसे अगर मैं randomly, let's say I am just trying to see the, or I am trying to let's say build a curve कि सारे लोगों की let's say तो एक क्लास में कितने बच्चों के कैसे मार्क्स आए, let's say if I am going to let's say draw a curve, है ना, बच्चों की मार्क्स को लेके, है ना, if I am going to write marks over here, right, marks, and here if I am going to write number of students, so the graph is going to be like that कि मान लो 60 एक दो बच्चे के आए, right, फिर 61 के पास ज्यादा लोग होने लग गए, 2 पे फिर और बढ़ने लग गए, so the graph is going to be like this, that is naturally happens. मतलब एक कहीं पे भी जो एक्सट्रीम्स हैं वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, कम होंगे, टॉपर भी एक ही होगा, है ना, जिसके सबसे कम नंबर आए होंगे वो भी बच्चे बहुत कम होंगे, जो एवरेज है मतलब मार्क्स उसके आसपास जो है ना वो सबसे ज्यादा आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल रहे होंगे, राइट, ठीक है. ये सब जगह होता है, मतलब एनीवेयर इफ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट, वेदर इट इज वेल्थ, है ना, पॉवर्टी, पुअर लोग, एक्सट्रीम पुअर लोग बहुत कम है, एक्सट्रीम रिच लोग बहुत कम है ना, बीच वाली जनता बहुत ज्यादा है, राइट. सो एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम एंड्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी लेस, है ना, बीच वाला पार्ट ज्यादा होगा. सो दैट इज द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ऑल अबाउट कि जो ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पीड बहुत कम है ना, बिल्कुल जीरो ही है, ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत कम होंगे, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है वो भी बहुत कम होंगे, और बीच में लेट्स से मोस्ट ऑफ द पार्टिकल विल बी हैविंग लेट्स से इन बिटवीन. So that is the Maxwell distribution curve. Are you able to understand this part? So it is based on this concept, or this theory is based on probability. ठीक है. तो he also does the same thing कि इसने एक छोटा सा सैंपल लिया कहीं पे भी, and then he has written the mathematical model
है ना, स्पीड को रिलेट करने के लिए. And then he said he has given a equation, right? So Maxwell, let's say equation is one upon n dn by du. That is nothing but that represents fraction of molecule having speed, some speed, let's say. So 1 upon n dn by du is nothing but 4 pi, and this is going to be 2 pi rt m by 2 pi rt is to power 3 by 2 e to power minus mu square by 2 rt u square. So this is a constant value. अगर इसको तोड़ेंगे, right? So this is going to be a constant value, some value. ये बस आपको इक्वेशन थोड़ी सी ध्यान रखनी है. If you want to, let's say, or if you don't want, तो बस रिजल्ट्स इसके ध्यान रखने हैं. तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दो लेट्स से फंक्शन है. एक तो है e की पावर माइनस एक्स का फंक्शन और एक है u स्क्वायर का फंक्शन. एंड दैट्स हाउ द ग्राफ हैज कम. ठीक है. स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियली e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ that is not going to be, let's say, dominating. That initially the graph of u square is dominating, and that's why this graph is like, you know, increasing like this, है ना, ऐसे एकदम बढ़ रहा है, पैराबोला, है ना, y equal to x square graph. And after a certain point, e to power minus x graph is going to dominate, started to dominate, and that's why it is going to decrease. So this graph is like this. Okay, इक्वेशन से जो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का ग्राफ बनाएंगे वो इस तरह से है. तो एक्सट्रीम एंड जो है ना, वहां पे नंबर ऑफ, लेट्स से, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम होंगे. आर यू एबल टू गेट दिस पॉइंट? है ना. 1 upon n dn by du का मतलब क्या है, राइट? इफ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो है ना, हमने रिप्रेजेंट किए n नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज गोइंग टू हैव सम स्पीड, राइट? सो इफ वी आर गोइंग टू राइट द एवरी, अगर स्पीड एक एक पार्टिकल की लिखेंगे तो फिर ये ग्राफ नहीं मिलेगा, तो फिर हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगी, राइट? समथिंग काइंड ऑफ हर पार्टिकल की हमने अगर स्पीड मान लो मार्क कर दिया 1 2 3, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, राइट? वैल्यू लिखना और उनका एक ग्राफ प्लॉट करना. सो व्हाट वी वांट इज, वी वांट टू मेक अ ग्रुप कि मान लो 5 पार्टिकल है, उनकी सेम स्पीड आ रही है, राइट? 5 पार्टिकल है जिनकी सेम स्पीड आ रही है, 1 2, है ना, 3 4 5, दोस आर गोइंग टू बी, दैट्स इनकी सेम स्पीड आ रही है, तो ऐसे एक फ्रैक्शन बना लिया. फिर बाकी हैं जिनकी फिर कुछ सेम स्पीड आ रही है, फिर बाकी हैं उनकी कुछ सेम स्पीड आ रही है. That's how we are drawing the graph. So this is 1 upon n dn by du is nothing but fraction of molecule having some speed. Okay. So you can write this equation. ये कैपिटल है, ओके, सब राइट, दैट इज कैपिटल M over here. Can you read the value of fraction of molecule having some speed, that is 1 upon n dn by du? अरे ये तो मैंने यहाँ नीचे लिखा है, that is the meaning of that, right? ये behavior कैसे दिख रहे थे, that I am writing. Okay, this is capital M, that is capital M. So this is nothing but a constant k, let's say you can say e to power minus x something, right? Or x square, that's something, right? And this is going to be into x square, kx square or ax square. This is the constant value, m by 2 rt. This is ax square and this is x square. Okay, this is the, let's say, graph. So for a lower value, this x square is going to dominate.
So this is going to give you a parabolic graph, right? And after a certain value, ये क्या होगा? ये value बढ़ने लग जाएगी, right? So that is going to start to dominate. ये power है भाई, ये that is going to be power, e to power. सर ये यू स्क्वायर क्या है? Speed, कौन सी वाली? general, कोई भी speed, that is not fixed, है ना? और हाँ कोई हाँ भी सर, speed. और वाई एक्सिस पे अपन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Y axis पे fraction of molecule having some speed, जो भी speed है ना, fraction of molecule लिख सकते हो. That is obviously those molecules are going to have any speed, right? So fraction of molecule. और n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है क्या? Number of particles. नंबर, हाँ सर. हाँ. तो dn number of particle having some speed divide by n करेंगे, then it is going to be fraction of molecule that is going to have some speed, right? अरे भाई ये और ये अलग, ये e to power x है भाई, x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर है, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या? x की पावर 4 हो जाएगा. Fraction of number of molecules, yes, you can write number of molecules also here. So fraction of molecules मतलब है ना, number of molecules, right? Then अब समझ लेते हैं graph, right? So the graph is, this graph is going to be like this. It is going to increase and then it is going to decrease, right? ऐसे. So this initial graph is because of, है ना, that is u square के कारण या x square के कारण, right? ठीक है. This is the, let's say, highest number of molecules. This is the peak is showing highest number of molecules. So this is going to be u most probable. And u most probable is the minimum, let's say, velocity among all these three different velocities. तो u average कहाँ आएगा? थोड़ा आगे आ जाएगा. And u RMS क्या होगा? थोड़ा और आगे आ जाएगा, right? So आपको सबसे important point ये याद रखना है, ये, that is maximum number of maximum fraction, right? That is maximum fraction. And whatever this maximum fraction number of molecules are having, those are going to have u most probable speed. ठीक है, right? तो उसके आगे थोड़ा क्या आएगा? u average and this u RMS, right? Nature of graph, you can write, you know, initially u square dominates over e to power minus mu square by 2RT function. Hence graph is parabolic. है ना? And at higher speed, यहाँ पे initially का मतलब lower speed you can write. At lower speed, function u square dominates over this function, so graph is parabolic. And at higher speed, e to power minus mu square by 2RT dominates. Hence, है ना, graph
is like east to graph is similar to east to power minus x. तो ये बस बातें याद रखनी है, ग्राफ कैसे आया, राइट। इक्वेशन काम का है, इक्वेशन काम का नहीं है, ये रिजल्ट काम के है जो मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन नहीं भी याद रहेगा चलेगा, ठीक है। इक्वेशन क्यों बताइए? अच्छा, अब जैसे मैंने बताया था आपको कि राइट यू कैन कैलकुलेट यू मोस्ट प्रोबेबल, आप क्या कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, 0 फॉर दिस ग्राफ, फॉर दिस ग्राफ, फॉर दिस ग्राफ इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, 0। इसको डिफरेंशिएट करो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, और इसको 0 कर दो। सो इफ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो ये तो k है, इसको हटा दो, है ना, कांस्टेंट। सो दिस इज नथिंग बट, इसको लिख लूंगा मैं 2u ईज टू पावर माइनस m u स्क्वायर बाय 2rt प्लस, फिर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, देन इज गोइंग टू बी 2m mrt, ये तो कांस्टेंट है, तो m बाय 2rt कांस्टेंट, देन u को डिफरेंशिएट करूंगा, देन माइनस 2u, मतलब माइनस पहले से ही है, सो माइनस यहाँ पे नहीं लिखते हैं माइनस, सॉरी, इसको लिखते हैं, दैट इज 2u, and then I am going to differentiate this, then this is going to be minus sign over here, minus e to power minus mu square by 2rt into u square, correct, and that is going to be 0. इसको 0 कर देते हैं। अब इसमें कॉमन चीज ले लेते हैं, देखो ये 0 है तो इसमें जो कॉमन है पहले निकाल लो, तो ये e to power minus mu square by 2rt, right, and into 2u निकाल लिया मैंने, तो बचा क्या 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचा, ये 2u निकल चुका है, ये इस टू माइनस mu स्क्वायर बाई आर टी निकल चुका है, तो बचा क्या यहाँ पे, राइट, m बाई 2rt इंटू यू स्क्वायर, ये बच गया। तो ये वैल्यू तो 0 होगी नहीं, ये वैल्यू 0 होगी, तो ये वैल्यू को 0 कर दो, सो यू स्क्वायर इज नथिंग बट, है ना, ये क्या हो जाएगा, m by 2rt u square is equals to 1, though u square is nothing but 2rt by m, so u equals to under root 2rt by m, ठीक है। ये जस्ट कॉमन सेंस के लिए मैंने बता दिया, नॉलेज के लिए, कि इसका डेरिवेशन कैसे आता है। मोस्ट रॉयल स्पीड, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू लेट्स से स्पीड, u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू। एक बार खुद से करके देखो, मैंने अभी आपको बताया, राइट, समझ में आया? इसका इंपॉर्टेंस बस इतना ही है, ठीक है, just to have a logical understanding कि how this most probable speed has came as under root 2rt by m, बस इंपॉर्टेंस यही है। अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो चलेगा, है ना, आप वैल्यू याद रख लो। है ना, कोई आपसे नहीं पूछ रहा है कि इसका प्रूफ बताओ ये कैसे है। सर आपने इधर क्या लिखा था, देयरफॉर ग्राफ इज, यहाँ पे पैराबोलिक, नीचे नीचे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये मिट गया है ना, हेंस ग्राफ इज सिमिलर टू टू पावर माइनस एक्स ग्राफ, ठीक है सर, ठीक है, ये कंटिन्यूसली ऐसे डिक्रीज है ना। दिस इज, यहाँ पे लिख सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी पैराबोलिक, है ना, and this function is e to power minus x type. क्योंकि यहाँ लोअर स्पीड पे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है ना ऐसे, भाई e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, और एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा बढ़ता जाएगा। अब इन दोनों का ग्राफ कॉम्बिनेशन हमने ले लिया, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वी हैव सीन, तो फिर इसके कारण ग्राफ कैसा बना है, ऐसा, राइट। चलो,
So now we can write one more thing, that area under the curve remains constant. Area under the curve remains constant, ठीक है, at all temperature. तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, right? If we are going to multiply 1 upon n, we can write, है ना, अगर हम 1 upon n dn by du को मल्टीप्लाई करें du से, है ना, तो ये एक स्ट्रिप ले लेंगे, है ना, ऐसे, तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हो गए. हमें एरिया अंडर द कर्व वैसे निकालते हैं ना, इंटीग्रेशन करके. सो लेट्स से u, यहाँ पे स्पीड u है, यहाँ पे स्पीड d प्लस u प्लस du है, तो ये क्या हो जाएगा, du हो जाएगा पूरा स्ट्रिप. और फिर यहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आ रहे हैं 1 अपॉन n dn by du डॉट du, इसको इंटीग्रेट करोगे आप, राइट, ठीक है. तो ये क्या होगा, है ना, du ये तो हट जाएगा. दिस इज 1 अपॉन n dn की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, तो n कट जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, तो वो यूनिटी वैल्यू आ गई, राइट. So that's why we are going to say the area under the curve remains constant at all temperature. Right. So this is the finding you have to remember. Area under the curve remains constant at all temperature. Yeah. And that is unity. That is one. You know, that is unity. Means one value. Right. अब इससे क्या पता चलेगा देखो. So hence on increasing temperature molecular speed increases. ठीक है. And fraction of molecule having most probable speed will decrease. ठीक है. So this is again another important point. समझते हैं, right? U most probable क्या है, under root 2 RT by m, right? So if T increases, U most probable increases. But area under the curve क्या है, constant है. जैसे मान लो ग्राफ में लिख रहा हूं, पहले मान लो ग्राफ था ऐसा, तो अब ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी, लेट्स से यहाँ पे ये मोस्ट प्रोबेबल है, दैट इज गोइंग टू बी U most probable at temperature T1, let's say, right? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो what will happen, this graph is going to flatten up little bit. ऐसा कुछ, right? So मैं थोड़ा सा और क्लियर बनाना चाहता हूँ, ऐसा. So what will happen, है ना, U most probable that is going to be dash at T2 temperature. Yes, okay. Right? Area under the curve क्या होगा, that is going to remain constant. वो तो वैल्यू सेम ही रहेगी. तो यहाँ पे क्या होगा, U speed and number of, ये क्या है एक तरह से, that is एरिया क्या है यहाँ पे, एरिया इज नथिंग बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू स्पीड, राइट. सो अगर स्पीड बढ़ेगी देन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग दैट स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज. ठीक है. So that is what is happening over here. So this is the nature of graph. ये बात समझ में आ रही है ना, डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्राफ कैसा होगा.
So again, just listen. What I am saying is, देखो ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट है. What will happen अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? सारे पार्टिकल की कुछ कुछ एनर्जी बढ़ेगी, राइट? बिकॉज टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी. But the fraction of molecule having maximum number of, that's fraction of molecule having most probable speed is going to decrease. That fraction is going to decrease. Why? Area is nothing but fraction of molecule into speed. तो जो भी है ये peak वाला point देखेंगे, the speed is going to increase. Fraction of molecule is that is going to decrease. ऐसे आप समझ सकते हो, right? So over here अगर मान लो 0.4 था तो यहाँ पे ये 0.3 हो सकता है, कुछ हो सकता है, right? Kind of. इसमें कोई प्रॉब्लम? टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन ऑफ स्पीड कैसे घटेगा, काइंड ऑफ. और ये कैसे देखना है? मोस्ट प्रोबेबल के लिए याद रखना है ना, पीक कहाँ पे मिल रहा है, राइट? पीक क्यों डिक्रीज हो रहा है यही तो बताया. पीक ये क्या बताता है? पीक बताता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहाँ पे स्पीड इज ऑन दिस, है ना. मान लो ये 50, ये 60, लेट्स से व्हाटएवर, राइट? सो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये स्पीड इधर आगे की तरफ बढ़ेगी, राइट? इस तरफ. तो ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, राइट? ऐसा नहीं होगा, है ना. पीक बढ़ेगा अगर ये मोस्ट पीक जो है ना वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा. क्यों? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है ना वो घट रहे हैं, तभी तो एरिया कांस्टेंट होगा. चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. लेट्स से अगर डिफरेंट गैसेस हैं तो दिस इज, है ना, this is for case, let's say we can write case 1. If same gas is present at different temperature. Now case 2, if different gases are presented, if different gases are present at same temperature. So आपको याद रखना है U मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है? 2RT/m. So different gases है, टेम्परेचर तो सेम है, डिफरेंट gases है मतलब मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है. So m is going to increase, then U most probably is going to decrease. ठीक है ना. m is going to increase, then U most probably is going to decrease. So that's why the graph is, अगर मान लो दो अलग अलग gases हैं, एक का ग्राफ ऐसा है, दूसरे का ग्राफ ऐसा है, तीसरे का ग्राफ लेट्स से, राइट, व्हाटएवर, लाइक दिस इज द ग्राफ, राइट. तो और ये यहाँ पे 3 गैसेस हैं, लेट्स से x, y एंड z. तो इसका पहले देख लेंगे पीक कहाँ आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी ux. मान लो ये इसका पीक यहाँ आ रहा है, देन इट इज गोइंग टू बी uy. इसका पीक यहाँ पे आ रहा है, लेट्स से दैट इज गोइंग टू बी uz. सो uz बिलोंग्स टू लोअर मॉलिक्यूलर मास. तो अगर मॉलिक्यूलर मास देखने हैं तो क्या हो जाएगा? x is greater than y, y is greater than z. ठीक है. Now you can draw. So this, all these relation of graph is related with most probable speed. आप most probable speed को थोड़ा सा याद रखो, √2RT/m. टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट, तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल घटेंगे, राइट. एंड दिस इज 2RT/m. गैसेस चेंज करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन? सो हियर, ओके, यस, हियर T2 is greater than T1. T2 is greater than T1, right.
हाँ भाई, बोलो सुशील। सर वो एक्स वाई जेड में तीनों का एक टेम्परेचर में नंबर ऑफ फ्रैक्शन अगर हम सेम रहेंगे? तीनों अगर टेम्परेचर भी चेंज कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो फिर हमें नहीं पता है ना कौन डोमिनेट कर रहा टेम्परेचर है सेम रहेगा तो पिक सेम आएगा क्या? पी की वैल्यू एक्चुअली जो ये होगा ना x, इसके लिए पीक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि वो एरिया अंडर द कर्व की बात है ना, ये ब्रॉड हो रहा है, देन ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू डिक्रीज, है ना, समझ रहे हो? मैं तुम्हारी बात समझ गया भाई। कहीं सर पे बाकी सब मॉलिक्यूल का ऐसे भी ये एरिया ऐसे आ अंडर रहा द है कर्व तो सेम ये रहेगा? ऐसे आएगा, है ना, ये पीक ऐसे डिक्रीज होगा, राइट? वो सेम है, जैसे यूआरएमएस बढ़ेगा तो फ्रैक्शन ऑफ स्पीड क्या होगा, कम होगा सबके लिए। एरिया अंडर द कर्व तो सेम ही है ना, तो ये वही बात हो गई। हेलो, समझ में आ रहा करेंगे है? तो सेम आता है एरिया अंडर द हाँ, कर्व। एरिया अंडर द कर्व तो सेम ही है, राइट? सो दिस पीक इज गोइंग टू डिक्रीज, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज गोइंग टू डिक्रीज। ओके सर। सर ये एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट आएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से पता चला? वो हमने जो इक्वेशन बनाई है ना उससे, 1/n dn by du into du, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, x into y होता है ना, ऐसे इंटीग्रेट करते हो कोई ग्राफ को, एरिया अंडर द कर्व हाँ इंटीग्रेशन सर। ऑफ दिस, तो उसी को इंटीग्रेट कर लो। हाँ ओके सर। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में देखो, पहले फिर से बात समझो, पहले तो एक तीन बातें हैं, तीन बातें समझा देते हैं, फिर आप देख लेना। पहले तो ये कि ये ग्राफ कैसे आया, राइट? तो आई हैव टोल्ड यू कि ये देखो ऐसे पैराबोलिक होगा, पहले ये इंक्रीज होगा फिर ये डिक्रीज होगा, राइट? एंड दैट एक्चुअली हैपेंस एवरीवेयर, है ना? Number of, let's say, people who having, let's say, average is going to increase, है ना? फिर क्या होगा, धीरे धीरे दोनों साइड क्या होगा, ये कम होता जाएगा, राइट? ऐसे ही आता है ना ग्राफ, right? So this is general, let's say, commonly you can draw any graph, है ना, for n number of people, कुछ भी चीज का आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, चाहे वेल्थ का, एज का, कुछ किसी का भी, all the time this graph is going to be similar like this, एक्सट्रीम्स पे कम होंगे और बीच में ये ऐसे ज्यादा होगा, राइट? So fraction of people if you are going to draw with respect to age, money, बीमारी, कुछ भी लिखोगे वो ग्राफ ऐसे ही आने वाला है हमेशा, राइट? Now in this graph what is going to happen is, हमें सबसे important याद रखना है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहाँ पे रिप्रेजेंट होगी, क्योंकि हमें एवरेज हम डिफाइन नहीं कर सकते, आरएमएस डिफाइन नहीं कर सकते, कहाँ पे आएगी, है ना? एवरेज यहाँ आएगी कि यहाँ आएगी कि यहाँ आएगी, वी कैन नॉट से एनीथिंग, राइट? we just know कि जहाँ पीक आ रहा है वहां पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आएगी, सो वी आर जस्ट कंपेयरिंग दैट विद रेस्पेक्ट टू दैट। जहाँ पे स्पीड ज्यादा हो गई वहां पे हमें पता चल जाएगा क्या, टेम्परेचर ज्यादा होगा इसलिए स्पीड ज्यादा हो सकती है, तो दैट्स व्हाई वी हैव ड्रॉन लाइक दिस, ठीक है? अब एरिया अंडर द कर्व सेम ही रहने वाला है, राइट? वेदर यू आर चेंजिंग द टेम्परेचर और नॉट, तो ऑब्वियस सी बात है अगर स्पीड बढ़ाओगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैव पोजेसिंग दैट स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज, सो दैट्स व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड कि ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, शिफ्ट होगा। और गैसेस डिफरेंट हो रही हैं तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो ये स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, इसलिए फिर हमने, है ना, ऐसे तीन गैसेस देती है, मान लो H2, O2, N2 दे रखी है, तो H2 क्या हो जाएगी यहाँ पे, N2 क्या हो जाएगी यहाँ पे, O2 क्या हो जाएगी यहाँ पे, राइट? नाउ इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। सर मुझे वो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एग्जैक्टली होता क्या है, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मतलब। मैं ये कह रहा हूँ, मैं समझाता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, तब तो आप आराम से ड्रॉ कर लोगे भाई स्पीड क्या है एक एक बच्चे की, है ना, राम श्याम, अगर डिस्टिंक्ट पार्टिकल है तो तुम सबके नाम के हिसाब से उनके मार्क्स लिख लोगे, राइट? करेक्ट, हाँ ना बोलते जाओ। आगे तपन, हाँ हाँ सर, है ना? वैसा मतलब हाँ। हाँ, मान लो अब सब सेम है, यू डोंट नो द नेम, है ना, तो आपको रोल नंबर पता है 1 2 3 है ना, राइट, लाइक दैट, और वो भी नहीं पता, यू जस्ट नो द नंबर ऑफ पीपल ओनली, ठीक है? एंड यू हाँ वांट टू ड्रॉ, तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे बनाया जाए ताकि समझ में आए कि कितने लोगों को कितने मार्क्स मिले, राइट? सो बेटर इज राइटिंग द, लेट्स से, नंबर ऑफ
let's say name of person, you can write number of people who are getting, let's say this many marks, right? हाँ है ना, तो हमने ऐसे फ्रैक्शन लिख लिया, फ्रैक्शन का टोटल सम क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा, फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम ही होता है ना, तो हमने लिख लिया 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, ऐसे फ्रैक्शन लिखते गए और यहाँ पे ग्राफ लिखते गए भाई, है ना, कि मान लो 100 लोग थे तो एक बच्चे के कितने नंबर आए, 2 के कितने नंबर आए, राइट, काइंड ऑफ। When we are going to draw a graph, this is going to be like this, मैंने बोला था ये, है ना, तो फिर क्या होगा, एक्सट्रीम एंड्स पे क्या होंगे, सबसे कम नंबर ऑफ पीपल होंगे, राइट, है ना। और सर मतलब ये dn/du मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन अ पर्टिकुलर स्पीड, ऐसा ना? हाँ, ओके राइट, सर। n number of particle which are having some speed, right, हाँ u speed having, तो आप उसको लिखोगे तो that is going to be, तो ये तो हो गई भाई ग्राफ की बात। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस बार आईआईटी ने क्या किया, क्वेश्चन घुमा दिया, है ना, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का घूम गया उसमें, राइट, उन्होंने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व खुद से दे रखा था, है ना, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आईआईटी 2020 में क्या हुआ, दे सेड कि एक कंटेनर है, उसमें एक गैस भरी हुई है, लेट्स से सम गैस इज देयर, है ना, x, उसका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसा है, कंप्लीटली सिमेट्रिक, ठीक है, कब, इस ये ग्राफ उन्होंने दे रखा था, दैट इज गिवन, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल and speed, and they have asked what is going to be the ratio between urms is to u average is to u most probable। तो जिन लोगों ने ग्राफ को ध्यान से नहीं देखा और उन्होंने वैल्यू लिख ली 1:1.22 ये ऐसा ऑप्शन दे रखा था 1.12:1, वो आंसर गलत हो गया, ठीक है, that answer is going to be wrong। अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिक है तो क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या आएगी, बीच में आएगी। अगर this graph is symmetric, then average is going to match with most probable speed, and that's why this is the answer। And यहाँ पे URMS क्या है? So the answer was 1.22:1:1। That was correct answer, है ना। This question was given, है ना, ऑप्शन में ये भी था, बट आंसर क्या होगा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ ग्राफ सिमेट्रिक खुद से दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कि ये जो कंटेनर है इसमें हमने मॉलिक्यूलर स्पीड का ग्राफ ड्रॉ किया और वो ऐसा आया है। अगर एवरेज है तो एवरेज क्या होगा, है ना, एवरेज स्पीड अगर हम देखेंगे तो बीच में ही आएगी ना, मिडिल में, राइट, दैट इज कंप्लीटली सिमेट्रिक। कोई ग्राफ है वो कंप्लीटली सिमेट्रिक है, उसका मिडिल पॉइंट पे ही मैक्सिमम आएगा, दैट इज गोइंग टू हैव मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एज वेल एज एवरेज स्पीड। समझा, बात समझ में आई। आईआईटी में क्या होता है, क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, वहां पे ऐसा नहीं है जो आपने पढ़ लिया उससे काम हो जाएगा, राइट। नहीं समझ में आया, बोलो भाई क्या बात नहीं समझ में आई, कुछ डाटा नहीं दिया है, राइट, देयर इज नथिंग, डेटा, नो डेटा इज गिवन, उन्होंने बोला है ये सिमेट्रिक ग्राफ है, राइट, ऐसा। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, है ना, अगर आप एवरेज देखोगे तो क्या होगी, बीच वाले में आएगी ना, मिडिल पॉइंट, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक। अनुष्का समझ में आया, पूछो भाई डाउट क्या है, क्या डाउट है। मतलब सर ऊपर वाले ग्राफ में भी वो ये मिड पॉइंट पे है क्या, यू एवरेज? ऊपर वाले ग्राफ में मिड पॉइंट पे थोड़ी ना है, ऊपर वाले ग्राफ के लिए तो हमने बताया है ना, ये ग्राफ सिमेट्रिक थोड़ी ना है, दैट इज नॉट सिमेट्रिक। हाँ, तो इसमें यू एवरेज जिधर होगा वो क्या होगा, वो मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा होगा, हाँ, तो वो राइट, क्या होगा,
दैट इज मतलब वन। वो उधर कैसे आया? कैसे आया मतलब? मतलब इसमें जो यू ये एवरेज वैल्यू आपने अभी देखा ना, URMS इज ग्रेटर देन U एवरेज, अभी हमने निकाला, और ये U मोस्ट प्रोबेबल, राइट? हम्म है ना? ये किसके लिए? नॉर्मल केस के लिए, जब इन जनरल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दे रखा हो, सॉरी, इन जनरल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात बोली गई। हमने बोला है कि मान लो हमने एक गैस ली, वहां पे हमने खुद से ऐसा ऐसा बताया है कि ये ग्राफ है, ऐसा जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड हो रहा है, ठीक है? मतलब यहाँ पे जितने पार्टिकल हैं और यहाँ पे जितने पार्टिकल हैं ये सेम है, राइट? ओके है ना? सो दिस इज सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक है पूरी तरह से, देन व्हाट विल हैपन? एवरेज स्पीड कहाँ पे आएगी? बीच में आएगी। हाँ That यस is also most probable speed. That's what I'm saying. ओके ओके सर थैंक यू Okay. ये दो गई बातें related to types of speed and Maxwell distribution curve. अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है? एक आध क्वेश्चन आप लोग चाहो तो कर सकते हो. Let's see. Try to solve question number 60. Page number 129. हेलो सर। हाँ, सर कोई डाउट नहीं है, लेकिन कोई और मेरे नाम से एंटर कर रहा है। 2 बार एंटर करके लॉग आउट किया। जब भी अभी मैं बोल रही हूँ तो सडनली वो लॉग आउट करके गया वो। okay. तो बताना था। Okay, okay, okay. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 60 सिंपल है. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दे रखी है CH4 की, और पूछा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ H2 मॉलिक्यूल. मास अलग अलग है, टेम्परेचर सेम है. जस्ट कैलकुलेट. नेक्स्ट पार्ट है इसमें. लेट्स से सो यू जस्ट सॉल्व इट, है ना? यूडियोमेट्री. होता क्या है यूडियोमेट्री? दैट इज द एनालिसिस की कितना गैस वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा. लेट्स से वी हैव सीन दिस पार्ट, राइट, इन मोल कॉन्सेप्ट. तो सिंपल सी बात है, दैट इज ऑन combustion of hydrocarbon, H2O and CO2 will produce. On combustion of hydrocarbon if combustion of hydrocarbon, H2O and CO2 will produce. If they have given that insufficient supply of oxygen is given, CO will
will also produce. ठीक है. Next point. So if sulfur and phosphorus is present in organic compound, on combustion, sulfur will form SO2 and phosphorus will form P2O5, or you can say, or P4O10. That is dimer. So you can write anything. ठीक है. अगर कहीं वैसे ये दिया नहीं रहता है, but just है ना, पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. ठीक है. So sulfur is going to oxidize and phosphorus is going to oxidize and they are going to form oxides. ठीक है. Answer is अभी we are not seeing the JEE main 16th problem. Wait. ठीक है. तो इडियोमेट्री में क्या है कि अगर हम किसी गैस को बर्न कर रहे हैं तो कितना वॉल्यूम गैस प्रोड्यूस होगा, कितना वॉल्यूम गैस कंज्यूम हुआ है, लाइक दैट. दिस इज द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अवोगाद्रो हाइपोथेसिस और लॉ, बेस्ड ऑन Avogadro's लॉ. ठीक है. कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ, कितना वॉल्यूम लेट्स से कंज्यूम हुआ, काइंड ऑफ. ठीक है. If nitrogen is present, it will convert into N2, except in nitro compound. Except in nitro compound. In nitro compound, nitrogen releases as NO2. ठीक है. Next, these. ठीक है. ये तो पहली बात ये हो गई कि अगर हम मान लो बर्न कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो गैसेस कौन सी निकलेंगी, राइट. अगर कार्बन होगा तो CO2 बनेगा, H2O बनेगा, इनसफिशिएंट सप्लाई होगा तो CO बनेगा, सल्फर होगा तो SO2, फॉस्फोरस होगा तो P2O5 और P4O10, एंड अगर लेट्स से मान लो नाइट्रोजन होगा तो देन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू नाइट्रो कंपाउंड. ठीक है. एक और बात, हीटिंग है ना, नॉट बर्निंग, है ना. ऑन हीटिंग अमोनियम सॉल्ट like NH4Cl, ammonium sulfate, ammonium carbonate, है ना, etc. Ammonia will produce. ठीक है. तो यहाँ पे बात हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड की. वैसे थोड़ा हिंट दे देते हैं वो कौन सी गैस है ना. So if nitrogen is present in organic compound, then it is going to convert into N2, except in nitro group, जहाँ पे ये NO2 की तरह जाती है. और अमोनियम कंपाउंड, अमोनियम सॉल्ट है let's say like this, तो अमोनिया गैस will produce. है ना. These gases can be adsorbed in suitable solvent. ठीक है. So let's say gas and adsorb
bent. So CO2, SO2, Cl2, all these are acidic gases. है ना? HCl. These can be adsorbed in KOH base. All these are going to be adsorbed in KOH. Important है CO2. अगर हमने अमोनिया ले लिया है NH3, then it is going to absorb in water. If we are talking about H2O, then it is going to be adsorbed in CuSO4 or CaCl2. If we are talking about, let's say, पहले लिख तो लेने दो, O3, then that is going to be adsorbed in turpentine. If we are talking about O2, then it is going to be adsorbed in pyrogalol. Just remember. Yeah. Both the gases and adsorbent will form a compound. Yes. जैसे CuSO4 में H2O adsorb हो जाएगा तो CuSO4.5H2O बन जाएगा, या फिर CaCl2 में H2 adsorb हो जाएगा तो वो CaCl2.2H2O बन जाएगा, ऐसे करके. ठीक है. एंड अमोनिया पानी में होगा तो NH4OH बन सकता है, काइंड ऑफ KOH. ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं तो KOH, राइट, दैट इज बेस. Okay, so almost we have done. One more, let's say CO. CO, that is going to be in ammonical CO2Cl2. ठीक है. ये सारी गैसेस हैं. अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कैसे आप, ठीक है, राइट. तब तक लिख लो ये बात. मैं एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ. इसके बाद ये हमारा आइडियल गैस खत्म सेक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रियल गैसेस, है ना, नेक्स्ट क्लास में. इडियोमेट्री के क्वेश्चन देखते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 25 मैं कर रहा हूँ सॉल्व, है ना. एनी आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, बट ठीक है थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं. ठीक है, पेज नंबर 135 पे इडियोमेट्री में. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ लेट्स से हिंट कि कैसे क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, जनरली सिंपल ही क्वेश्चन रहते हैं. तो लेट्स से दे आर सेइंग कि 10 ml of gaseous organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen. So that's a CXHYOZ. ठीक है, this is 10 ml. It is a gaseous organic compound. Was mixed with 100 ml oxygen. So we have O2 and that is 100 ml. ठीक है, exploded under condition which allowed the water form to condense. क्या होगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसको बर्न करोगे तो आप CO2 और H2O बनेगा. ठीक है, सो यहाँ पे X, यहाँ पे Y, Y2 और यहाँ पे आप बैलेंस कर लोगे अकॉर्डिंगली कितने जेड है, बट वी डोंट नीड टू डू. द वॉल्यूम ऑफ गैसेस आफ्टर एक्सप्लोजन इज, है ना, दिस इज गैस एंड दिस इज लिक्विड. दे हैव सेड कि ये तो कंडेंस हो गए, है ना, ये लिक्विड बन गया. सो आफ्टर एक्सप्लोजन, है ना, वॉल्यूम इज 90 ml. ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विथ पोटाश सॉल्यूशन. पोटाश सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, OH, ना.
we are going to let's say pass this 90 ml into potash solution KOH, a further contraction of 20 ml in volume was observed, तो ये 70 ml रह गया. इसका मतलब क्या है, 20 ml क्या होगा, ये CO2 होगा, which is going to be adsorbed in KOH, and that's why केवल 70 ml यहाँ पे बचा हुआ. ठीक है. Given that the vapor density of compound is 23, deduce the molecular formula. All the volume measurement are carried out under same condition. ठीक है. तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि 10 ml से मुझे मिला 20 ml CO2. ठीक है. बाकी ये जो 70 ml होगा, ये क्या होगा, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, क्योंकि ये तो पूरा हाइड्रोकार्बन बर्न होकर CO2 और H2 बन चुका है. सो दिस इज गोइंग टू बी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन. ठीक है. तो 100 ml में 70 ml दैट इज गोइंग टू बी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन. तो जो रिएक्टेड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हेंस reacted oxygen is going to be 30 ml. So now you can write again CxHyOZ plus, let's say, O2 gives XCO2 plus Y/2H2O. ठीक है. यहाँ पे 10 ml इससे रिएक्ट कर रहे हैं 30 ml से, और यहाँ पे ये 20 ml. So this is, you can see ratio 1:3:2 का रेशियो हो गया, राइट. X की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 2. 10 ml से 20 ml बनेगा, तो 1 से कितना बनेगा, 2. So x की वैल्यू 2 आ गई. So this is C2. और यहाँ पे 10 ml is reacting with 30 ml, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3. So CHyOZ plus 3O2 gives 2CO2 plus Y/2H2. Now they have given vapor density is equals to, है ना. अब आप पहले इसमें ये भी कर सकते हो कि you know the vapor density is going to be vapor density that is 23. So molecular mass कितना हो जाएगा, mass is going to be 46. ठीक है. अब आपको थोड़ा हिंट लग गया. यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4. यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, राइट, 4 प्लस Y/2. और यहाँ पे कितने हैं, 6 प्लस Z, right, balancing oxygen. We can say that 6 plus Z is equals to 4 plus Y/2. So you can get 2 plus Z is equals to Y/2. Y equals to कितना आ जाएगा, 4 plus 2Z. 4 plus 2Z. ठीक है, ये आ जाएगा. अब आप रख के देख लो यहाँ पे, राइट. यू जस्ट हैव टू राइट. यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखो और ऐसे मैच कराओ, C2 ऑक्सीजन की वैल्यू 1 रख लो, Z की वैल्यू, तो C2H6O बन जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी 46. आंसर. ये चैप्टर नहीं आ रहा है, मैं बता चुका हूँ क्लास में, लास्ट, है ना, लास्ट क्लास में आप थे नहीं. You have to study chemical bonding. भाई ऑक्सीजन आपने 100 ml लिया, सारा का सारा ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं किया, कैसे पता चला, कैसे पता चला मुझे, एक मिनट. करेक्ट. सो मुझे ये बात कैसे पता चली, लेट्स से दैट आई एम एबल टू गेट इट कि 90 ml था, राइट, उसमें से 20 ml कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो बाकी 70 ml क्या होगा, ये खत्म हो चुका है, H2O कंडेंस हो चुका है लिक्विड में, तो बचा क्या, ऑक्सीजन ही ना. सो दैट्स हाउ 70 ml. समरी में ये है, देखो भाई ऐसा है, कोई भी हाइड्रोकार्बन या फिर कोई भी कंपाउंड है, उसको आप बर्न करोगे, राइट, उसको आप बर्न करोगे तो आपको क्या करना है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है. कुछ हिंट दे रखी होगी, मैंने बताया पहले, अगर उसको बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, है ना, क्या प्रोड्यूस होगा, राइट. हमने ये लिख लिया कि CO2 और H2O बनेगा. फिर उन्होंने बोला है कि आफ्टर एक्सप्लोजन उसका वॉल्यूम 90 ml था, मतलब शुरुआत में 110 ml था ये मिक्सचर, गैसेस मिक्सचर.
आफ्टर एक्सप्लोजन ये कितना रह गया 90 ml। इसका मतलब क्या है, ये खत्म हो गया, CO2 में बन गया और ये H2O लिक्विड कंडेंस हो चुका है। नाउ दे आर सेइंग कि इसको मैंने QH से पास कराया, QH से पास कराया तो 20 ml कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो बाकी बचा क्या 70 ml। अब इक्वेशन में देखो, ये लिक्विड है, ये खत्म हो चुका है कंप्लीटली बर्न, तो बचे क्या कौन से गैसेस प्रोडक्ट, O2 एंड CO2, जिसमें CO2 जो है ना वो QH में एब्जॉर्ब हो गया है, तो बाकी बचा क्या O2। सो वी गेट दिस आइडिया कि ये 70 है होगा। तो वी गेट दिस आइडिया कि रिएक्टेड ऑक्सीजन कितना हो गया 30 ml। नाउ वी हैव रिटन द नॉर्मली, है ना, हमें स्टोइकियोमेट्री तो पता नहीं थी, तो वी हैव रिटन लाइक दिस। आपको पता है वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वही स्टोइकियोमेट्री का रिलेशन होता है, राइट। मोल कांस्टेंट में पढ़ा है हमने, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, राइट। तो यहाँ पे 10 ml 30 ml 20 ml, तो हमें क्या मिला 1:3:2, तो लिख लिया यहाँ 3, यहाँ पे 2, x की वैल्यू मिल गई 2। अब हमें निकालना है y और z क्या होगा। उसके लिए एक हिंट दे रखा है कि वेपर डेंसिटी 23 है, तो मॉलिक्यूलर मास 46 हो गया। Now we have to balance the oxygen, or you can just guess कि C2 है तो फिर यहाँ पे ये 46 कैसे आ रहा होगा, and you can cross verify कि ये बात सही बन रही है या नहीं, and that's how we got the answer। समझ में आया? ओके तो बस इडियोमेट्री में क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इनको हम डिस्कस करेंगे। आप लोग लिख लो कि आपको अभी होमवर्क काफी है ना, और 2 दिन भी है। नेक्स्ट क्लास मेरी कब है, कल ही है शायद, पता नहीं। सो एनीवे, व्हाट इज द होमवर्क, राइट द होमवर्क। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट करना है आपको, पहले इडियोमेट्री करना है। सो 41 से लेके 71 ऑब्जेक्टिव, 41 to 71, and idiometry and kinetic theory of gases, that is 36, 23 to 36। ठीक है, तो ये इतना आपको करना है, ठीक है। 23 to 46, 36 ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में इडियोमेट्री तक खत्म करना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड इडियोमेट्री। अब देखते हैं फिर से ये क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चंस में क्या है, आपको हाइड्रोकार्बन बर्न करोगे, ये हाइड्रोकार्बन बर्न होने के बाद ये वाली गैसेस मिलेंगी, और उनमें बोला जाएगा कि ये एड्सॉर्बेंट मतलब इससे पास कराया तो इतना वॉल्यूम कम हो गया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी गैस एड्सॉर्ब हुई और ये वॉल्यूम जो कम हुआ वो किस पार्ट को बिलोंग करता है, राइट। ठीक है, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में किया इन्होंने, राइट। डिसाइड कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, गैसेस ऑर्गेनिक कंपाउंड 10 ml है, राइट। 100 ml ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कुछ यहाँ पे ये CO2 मिल रहा है, राइट, और H2 बन रहा है। फिर दे सेड कि यार ये जो आफ्टर एक्सप्लोजन इसका वॉल्यूम 90 ml था, QH से पास किया तो 20 ml और कम हो गया, दैट मींस 70 ml इज गोइंग टू रिमेन। ये 20 ml CO2 है, क्योंकि QH में कौन एब्जॉर्ब होगा, CO2, O2 तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन पता चल गया 70, तो रिएक्टेड ऑक्सीजन मिल गया 100 minus 70, that is 30। Now you just apply the mole concept, 10 ml reacts with 30 ml to form 20 ml, so you will get the ratio 1:3:2। Now you can write यहाँ पे 1 stoichiometry, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, you got the value of x। Now you just have to think about what is y and z। Information दे रखी है कि Weber density 23 है, so you can write what is the molecular mass is going to be 46। Now just check, है ना, either you can do balancing of oxygen, how many oxygen are here, है ना, in this equation, and how many oxygen are this side, so you can get the relation between y and z, and then you can just hit and trial, मतलब z1 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा 6, z2 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, है ना, 4 + 8। now just put in this value, just check कि किसका मास 46 आ रहा है, तो ये वाले का मास इस वाले के हिसाब से, right, 46 आ रहा है। That's it, that's your answer। So today we are going to finish class early, थोड़ा सा मुझे काम है, I have to go, right, so I'm just ending this class। जियोमेट्री तक हमने कर लिया है, आप लोगों को करना है। डाउट में अभी नहीं ले पाऊंगा, मुझे जल्दी जाना है, राइट, जल्दी से बोलो अमन। हेलो सर, HCl भी पानी में डिसॉल्व होता है ना? हाँ, HCl भी होता है, राइट, यस यू कैन राइट HCl। ओके सर, चलो बाय। ओके, सो आई एम जस्ट लीविंग राइट नाउ, इफ यू वांट टू राइट, ये आप वीडियो अपलोड कर दूंगा, उससे आप राइट कर लेना, ठीक है, दैट्स इट। होमवर्क इज इडियोमेट्री तक करना है फाउंडेशन बिल्डर में,
इडियोमेट्री एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फाउंडेशन बिल्डर में, एंड फाउंडेशन बिल्डर का जो सब्जेक्टिव है उसमें, है ना, इतना अभी होमवर्क है। ओके दैट्स इट।